5 मूलभूत श्रेणियां कौन कौन सी है, यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरी। ये जो है ना, ये कोलन क्लासिफिकेशन से संबंध रखता है। 5 मूलभूत श्रेणियां, ये जो है PMEST को ही 5 मूलभूत श्रेणियां कहते हैं। P का मतलब होता है पर्सनालिटी, M का मतलब होता है मैटर, E का मतलब होता है एनर्जी, S का मतलब होता है स्पेस और T का मतलब होता है टाइम। इन सब का यूज जो है ना, वो कोलन क्लासिफिकेशन यानी CC में इस सब का यूज किया गया। 5 फंडामेंटल कैटेगरी। P का जो कनेक्टिंग सिंबल है ना, वो आपका होता है कॉमा, और मैटर का आपका कनेक्टिंग सिंबल होता है सेमी कॉलन, एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल होता है कोलन, और स्पेस का कनेक्टिंग सिंबल होता है डॉट, और टाइम का कनेक्टिंग सिंबल होता है सिंगल इन्वर्टेड कमा। इसका यूज कोलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने किया था, और इसका सबसे पहले जो है ना, कोलन क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन में इसका कॉन्सेप्ट इसको दिया गया था। और कोलन क्लासिफिकेशन का जो 4th एडिशन आया था 1952 में, इसमें इसको कनेक्टिंग सिंबल प्रदान किया गया था 5 फंडामेंटल कैटेगरी। किसी भी क्लास नंबर को बनाने के लिए कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार उसमें ये 5 तत्वों को ढूंढते हैं, और पर्सनालिटी को हम लोग रेजिड्यू मेथड भी कहते हैं। और मैटर का यूज गहन डेप्थ क्लासिफिकेशन में करते हैं, और एनर्जी समस्या और समाधान के लिए यूज किया जाता है। टाइम के लिए T का यूज किया जाता है, स्पेस के लिए S का यूज किया जाता है। ये सब दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। ये सब एग्जाम में बन के क्वेश्चन आ चुका है। CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन का चौथा संस्करण कब आया था, तो 1952 में आया था। जैसा कि अब दोस्तों आपको पता है कि कोलन क्लासिफिकेशन इंडिया का अपना क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसको भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बनाया था। और कोलन क्लासिफिकेशन का अब तक 7 एडिशन आ चुका है, आपको ये पता है। पहला एडिशन आया था 1933 में, दूसरा एडिशन आया था 1939 में, तीसरा एडिशन आया था 1950 में, चौथा आया था 1952 में, पांचवा आया था 1957 में, छठा आया था 1900 बोलते हैं ये 60 में, छठा का रीप्रिंट आया था 1963 में, और सेकेंड एडिशन का रीप्रिंट भी आया था 1963 में, उसमें 2 बार संशोधन हुआ था 1964 में और 1969 में। छठा ये हो गया, सातवां आया था 1987 में। 1987 जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन है, उसका प्रकाशन जो है रंगनाथन साहब की मृत्यु के बाद किया गया था। ए नीलमेघन गोपीनाथ ने इन लोगों ने मिल करके किया था। वो एक अपूर्ण एडिशन मान जाता है 7वां एडिशन को। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो कोलन वर्गीकरण किस प्रकार का स्कीम है, तो ये जो है ना वैश्लेषी संश्लेषणात्मक स्कीम है। पहले इसमें आपको एनालिटिकल सोचना पड़ता है, उसके बाद ये क्लास नंबर इसमें बनाना पड़ता है। कोलन क्लासिफिकेशन में ये भारत का अपना क्लासिफिकेशन स्कीम है। CC का 1 से 3 संस्करण है। तो CC मतलब होता है कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसका जो है 1 से 3 जो है वो रिजिडली फेसेटेड स्कीम है। कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7 एडिशन नया है, उसमें से 1 से लेकर 3 तक तो रिजिडली फेसेड स्कीम है, और 4 से लेकर के 6 तक जो है वो आपका जो है फुल्ली फेसेटेड स्कीम है, और 7 जो है ना फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग हुआ है। तो कोलन क्लासिफिकेशन में ही अल्फाबेटिकल और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी का क्लास नंबर बनाना होता है, इस सब में इसका यूज किया जाता है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का जो कनेक्टिव सिंबल है ना, वो ये हाइफन है। ये अभी और सारा डिवाइस है, जैसे ज्योग्राफिकल डिवाइस है, ये सब है, ठीक है। इस सब का यूज किया जाता है कोलन क्लासिफिकेशन में। तो कोलन वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में कुल कितना चरण है, तो देखिए कोलन जो वर्गीकरण है कोलन क्लासिफिकेशन, इसमें जो क्लासिफिकेशन का जो है ना कुल 9 चरण है। तो 0 से लेकर 8 तक ये चरण चलता है, ठीक है। 0 जो है वो रॉड टाइटल है, उसके बाद 1 जो है वो आपका एनालिटिकल टाइटल है। इस तरह करके इसका 9 चरण है। आज 0 से लेकर 8 तक चालू होता है। 8वां जो है वो वेरिफिकेशन है, ठीक है जी। 1 से लेकर के आपका 4 तक तो सिर्फ आइडिया प्लेन में ही आता है, ठीक है। 6 जो आपका है वो आपका नोटेशनल प्लेन है।
तो कुल 9 चरण क्लासिफिकेशन का होता है अकॉर्डिंग टू कूलन क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन बन के आता है कि कूलन क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण के कुल कितना चरण है, तो 9 चरण है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर 8 तक है। ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि 0 से क्या होता है, तो 0 मतलब रॉ टाइटल होता है, एक मतलब एनालिटिकल टाइटल। इस तरह करके इसको पढ़िएगा तब समझ में थोड़ा सा आएगा, आपको इस तरह नहीं आएगा। फिर भी जो कंपटीशन में आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण को अपूर्ण संस्करण कहा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता ही दिया हूँ। जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन है जो 1987 में आया था, इसी को अपूर्ण संस्करण माना जाता है। संबंध है और पूपा का संबंध जो है ना वो कोलन क्लासिफिकेशन से है। ठीक है, वर्गीकरण जो कोलन वर्गीकरण में है ना उसी में अपूपा का यूज रंगनाथन ने किया था। पुस्तकों को शेल्फ पर रखने के लिए अपूपा विधि अपनाते हैं। इसमें इसका फुल फॉर्म आता है, ए फॉर होता है एलियन, पी फॉर होता है पेनम्बरल, यू फॉर होता है अमरल, फिर पेनम्बरल, फिर अमरल। यानी जो बुक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है उसको हम लोग सबसे सामने रखते हैं। फिर जो उससे थोड़ा सा कम, उससे रिलेटेड जो बुक है जिसका सबसे ज़्यादा यूज हो सकता है उसके बगल में। जिस बुक की मांग सबसे कम है उसको सबसे दूर रखते हैं। एलियन मतलब वैसा बुक जिसका बुक का मांग कम है उसको सबसे दूर रखते हैं। जिसका मांग जो सबसे ज़्यादा है वो अम्बरल है, उसको सामने रखते हैं। और थोड़ा सा जिसका कम मांग है उसको पेनम्बरल बोलते हैं, उसको अम्बरल के बगल में रखते हैं। तो कूलन क्लासिफिकेशन में जो बुक का व्यवस्थापन है ना वो अपूपा विधि के अनुसार ही किया जाता है। किस वर्गीकरण में मेन क्लास ट्राइंगल पर आधारित है, तो कूलन क्लासिफिकेशन का जो मेन क्लास जो है वो ट्राइंगल ऑफ मेन क्लास बोला जाता है। वैसे कूलन क्लासिफिकेशन में 70 से ऊपर ही मेन क्लास है। जो सबसे बड़ा जो मेन क्लास है कूलन क्लासिफिकेशन में वो एल मेडिसिन है, और जो सबसे छोटा मेन क्लास है वो है लिटरेचर। जैसे कूलन क्लासिफिकेशन जो है ना उसमें हर एक विषय को एक अलग कोड दिया गया है। ठीक है, जैसे बी फॉर मैथमेटिक्स है ना, डी फॉर इंजीनियरिंग, जे फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इस टाइप का होता है। इस टाइप से कूलन क्लासिफिकेशन में कोडिंग दिया गया है। ये लगभग आपको 70 से ऊपर ही मिलेगा आपको मेन क्लास। ये मेन क्लास दोस्तों आपको याद होना चाहिए। कोलन क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहते हैं, तो सब कोई जानता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब, जो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जनक है, उन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने ही कोलन क्लासिफिकेशन बनाया था। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन का जन्म जो है वो 12 अगस्त 1892 को सियाली रामामृत अय्यर रंगनाथन पूरा नाम है, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। 12 अगस्त को इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। और 14 नवंबर को हम लोग लाइब्रेरी डे मनाते हैं। ये आईले द्वारा इसको घोषित किया गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनता है, 14 नवंबर को लाइब्रेरी डे मनता है, और 14 से 20 नवंबर को हम लोग पुस्तकालय सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सब रंगनाथन साहब की याद में मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और रंगनाथन की जो प्रथम बुक था वो था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो 1901। एलसीसी क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ था, तो एलसीसी क्लासिफिकेशन जो है वो 1904 में प्रकाशित किया गया था। एलसीसी का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ये अमेरिका यानी यूएसए का क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसको 1904 में लाया गया था एलसीसी को। और ये एक जो है ना शुद्ध परिगणनात्मक क्लासिफिकेशन स्कीम है, यानी प्योर इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसका मतलब हुआ कि इसमें आपको जो वर्ग संख्या बनाना होता है वो बने बनाए मिलता है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का अगर आप क्लास नंबर कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार बनेगा तो उसका भी होता है, तो ये वर्ग संख्या हो गया। तो ये वर्ग संख्या बनाना पड़ता है। तो एलसीसी जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो 1904 में आया था, अमेरिका का है। इसमें आपको बने बनाए अंकन मिलता है, सिर्फ 2 कॉपी करके उठा के बस लिख देना है ढूंढ करके। तो ये है शुद्ध परिगणनात्मक क्लासिफिकेशन स्कीम है जो 1904 में आया था। सीएम हैंसन इसका प्रतिपादन किया था। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए का नेशनल लाइब्रेरी है और विश्व का सबसे बड़ा भी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो ये हो गया। यूडीसी क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित किया गया था, तो यूडीसी 1905 में लाया गया था।
यूडीसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली वर्गीकरण स्कीम। इसको बेल्जियम के जो पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन 2 आदमी ने मिलकर यूडीसी को बनाया था। यूडीसी जो है फीड का देन है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो एक संगठन था उसी का देन है यूडीसी। यूडीसी 1905 में आया था और इसको डीडीसी का संक्षिप्त रूप माना जाता है। डीडीसी मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का। और यूडीसी जो था वो 1895 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन प्रकाशन किया गया था 1905 में। तो यूडीसी में भी 10 मेन क्लास होता है, इस तरह डीडीसी में होता है। और यूडीसी जो है वो ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम है, लगभग पक्षात्मक स्कीम है ये। ठीक है। इसमें क्या है कि विषयों को अलग अलग पक्ष में बांट करके तब उसका क्लास नंबर बनाया गया है, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम कहा जाता है। ये दोस्तों एग्जाम में आ चुका है ये सब क्वेश्चन बन के। नेक्स्ट है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आया था, कब प्रकाशित किया गया था? तो 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को लाया गया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मतलब एससी, इसको जेडी ब्राउन, जेम्स डग ब्राउन ने बनाया था। और ये भी आपका जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी जो है वो प्योर इनुमरेटिव स्कीम है। ठीक है, 1906 में सबसे पहले इसको प्रकाशित किया था, जेडी ब्राउन ने इसका प्रकाशन किया था। इसका बनाने वाले डीडीसी क्लासिफिकेशन कब आया था? तो देखिए डीडीसी आपको पता ही है 1876 में मेलविल डेवी ने, डीडीसी मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, मेलविल डेवी ने बनाया था। और विश्व में सर्वाधिक यूज होने वाले क्लासिफिकेशन स्कीम है। अमेरिका में ये भी बना था, मेलविल डेविस ने बनाया था। और डीडीसी जो है ये भी आपका ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम है, मतलब इसमें भी आपको बने बनाए अंक बनाया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जोड़ घटाव करना पड़ता है क्लास नंबर बनाने के लिए। और डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन आ चुका है। जो 23वां एडिशन जो है वो 2011 में आया था, उसमें 4 वॉल्यूम होता है। और डीडीसी जितने भी एडिशन है 1 से 15 तक इसका संक्षिप्त एडिशन भी आया हुआ है, 15 को इसका संक्षिप्त एडिशन आया है। और डीडीसी का जो आपके सिलेबस में 20 में चलता है वो 19वां एडिशन है, जो 1979 में आया था। ठीक है। और बेंजामिन कस्टर उसका एडिटर था। 3385 पेज था 19वां एडिशन का, और उसमें 3 वॉल्यूम है और 10 मेन क्लास होता है। ठीक है। जैसे साइंस का अगर मेन क्लास डीडीसी के अनुसार बनाया गया तो 500 बनता है, ये डीडीसी है। तो अब तक 23 एडिशन आ चुका है डीडीसी का, सर्वाधिक यूज होने वाला स्कीम है विश्व की। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आया था। तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है वो 1935 में एच ई ब्लिस ने इसको लाया था। और ये भी जो है आपका ऑलमोस्ट जो था ना वो फेसेटेड स्कीम है। ये ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम है बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, एच.ई. ब्लिस ने लाया था। फेसेटेड मतलब होता है विषयों को अलग अलग फेसेट यानी पक्ष में बांट करके तब क्लास नंबर को इसको बनाया जाता है। तो 1935 में बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन को एच.ई. ब्लिस ने लाया था। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यानी ईसी 1891, इसको सी.ए. कटर ने बनाया था। सी.ए. कटर, चार्ल्स एमी कटर जो था उसने इसको बनाया था। एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग बीएसओ, इसको 1978 में लाया गया था। इसको यूनेस्को और इफ्ला के सहयोग से इसको बनाया गया था। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग क्लासिफिकेशन, ये 1978 में बनाया गया था। यूनेस्को और इफ्ला के सहयोग से इसको बनाया गया था। लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन यानी एलबीसी, एलबीसी जो है वो 1959 में आया था। ये रसिया का है, मॉस्को का। ठीक है ना। मॉस्को स्टेट लेनिन जो है, स्टेट लेनिन, उसने इसको बनाया था एलबीसी को। द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कोलन क्लासिफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण, सीसी, कब प्रकाशित किया गया था? तो 1933 में प्रकाशित किया गया था। इसको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बनाया था। और कोलन क्लासिफिकेशन का अब तक 7 एडिशन आ चुका है। पहला आया था 1933 में, दूसरा आया था 1939 में, तीसरा आया था 1950 में, चौथा आया था 1952 में, पांचवा आया था 1957 में, छठा आया था 1960 में, छठा का रीप्रिंट आया था 1963 में। 1963 वाला का 2 बार इसमें संशोधन किया गया था, 1964 में और 1969 में। और 7वां एडिशन आया था कोलन क्लासिफिकेशन का 1987 में। ए नीलमेगन गोपीनाथ और
इसके सहयोग से बनाया गया था। उसमें रंगनाथन का कोई हाथ नहीं था 7वां एडिशन को लाने में। तो द्विबिंदु वर्गीकरण जो है इसमें बहुत सारा मेन क्लास है और इसका जो 1 से लेकर के जो 3 तक का जो है ये एडिशन, ये आपका जो है रिजिडली फेसेटेड स्कीम है। यानी ऑन क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट जो होता है जैसे 4 से लेकर के 6 तक, वो आपका जो है फ्रीली फेसेटेड स्कीम है। उसके बाद जो है कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन है वो फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम है। राइडर इंटरनेशनल वर्गीकरण कब आया था? तो 1961 में इसको लाया गया था। एफएम राइडर ने इसको 1961 में लाया था और ये भी हमको लगता है कि प्योर इन्यूमरेटिव स्कीम के अंदर ही इसको भी रखा गया है, ये राइडर इंटरनेशनल स्कीम। नंबर फार्मूला में कितने तत्व हैं? तो बुक नंबर फार्मूला में कुल 8 तत्व होते हैं। ये बुक नंबर जो फार्मूला जो है इसको कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में डॉक्टर रंगनाथन ने यूज किया था। और बुक नंबर जो फार्मूला है वो 8 है, जैसे एल एफ वाई एस बी एस सी और सी आर और ईवीएन होता है। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, वाई का मतलब होता है एल ए एफ, एफ का मतलब होता है फॉर्म, वाई का मतलब होता है ईयर, ए का मतलब होता है एक्सेशन, एल एफ वाई ए भी, भी का मतलब होता है वॉल्यूम, एल एफ वाई ए भी एस, एस का मतलब होता है सप्लीमेंट, बी एस सी, सी का मतलब होता है कॉपी और सी आर का मतलब होता है क्रिटिसिजन नंबर या इवेल्युएशन नंबर। ये बुक नंबर फार्मूला जो है इसको डॉक्टर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में दिया था। एल एफ वाई ए भी एस सी और सी आर और ईवीएन नंबर, ये बुक नंबर का 8 फार्मूला है। ठीक है, आगे है श्रृंखला प्रक्रिया यानी चेन प्रोसीजर में कुल कितने कड़ी होती है? तो इसमें कुल 4 कड़ी होती है। चेन प्रोसीजर जो है जिसको हम लोग श्रृंखला प्रक्रिया बोलते हैं, इसका यूज भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन में यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में यूज किया था। 1938 में प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक में सबका यूज किया गया था। इसमें जो 4 कड़ी जो है चेन प्रोसीजर में, जिसमें पहला कड़ी जो है वो है शॉर्ट लिंक, दूसरा कड़ी जो है अनशॉर्ट लिंक, तीसरा कड़ी जो है फॉल्स लिंक, चौथा है आर्टिफिशियल लिंक। ठीक है, शॉर्ट लिंक उसे कहते हैं जिस लिंक से पुस्तक की मांगने की संख्या ज़्यादा हो उसको शॉर्ट लिंक है, और जिससे पुस्तक की मांगने की संख्या कम हो उसको अशॉर्ट लिंक बोलते हैं, और जो कनेक्टिंग सिंबल पर जाकर खत्म होता है उसको फॉल्स लिंक बोलते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट लिंक का हिंदी हुआ खोज कड़ी, अनशॉर्ट लिंक का हिंदी हुआ अखोज कड़ी, फॉल्स लिंक का मतलब हुआ मिथ्या कड़ी और आर्टिफिशियल लिंक का मतलब होता है कृत्रिम कड़ी। इसका कोलन क्लासिफिकेशन में यूज किया गया है। फेज रिलेशन यानी दशा संबंध का चिन्ह क्या है? तो 0 है। दशा संबंध का यूज भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन से ही यूज करते आ रहे हैं। और फेज रिलेशन जो ये सब डेप्थ क्लासिफिकेशन में सबका यूज किया जाता है। इसका 3 प्रकार है ये फेज रिलेशन का, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ये 3 प्रकार है। ठीक है, और इसका जो जो इसका जैसे इसमें होता है GBCDI, जी फॉर्म होता है जनरल और बी का मतलब होता है बायस, ठीक है, सी का मतलब होता है कंपैरिजन, डी का मतलब होता है डिफरेंस और आई का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। ये इसका 5 स्तर है। तो फेज रिलेशन का 3 प्रकार हो गया, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन। और इसका 5 स्तर हो गया फेज रिलेशन का, जिसका शॉर्टकट ट्रिक हुआ GBCDI। जी फॉर होता है जनरल, बी फॉर होता है बायस, सी फॉर होता है कंपैरिजन, डी फॉर होता है डिफरेंस और आई फॉर होता है इन्फ्लुएंस। ये इसका 5 स्तर हो गया फेज रिलेशन। एकल यानी कॉमन आइसोलेट कितने टाइप है? तो 2 टाइप है। कॉमन आइसोलेट जिसका यूज कोलन क्लासिफिकेशन में किया गया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। और इसका जो 2 टाइप है वो है ACI और PCI। ACI का मतलब हुआ एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट और PCI का मतलब हुआ पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ACI जो है ये कनेक्टिंग सिंबल के बिना प्रयोग किया जाता है और PCI जो है ये कनेक्टिंग सिंबल के साथ प्रयोग किया जाता है। PCI का
3 टाइप है, ठीक है। ये PPCI यानी पर्सनालिटी पोस्टुलेट कॉमन आइसोलेट, और पी एनर्जी कॉमन एनर्जी PCI ये, ठीक है। तो इसका 3 टाइप PCI का, और ACI का 2 टाइप है। आफ्टर जो स्पेस फेसेट होता है और बिफोर आप ये स्पेस फेसेट, ये सब ACI का 2 टाइप है। ACI जो है ये कनेक्टिव सिंबल के बिना प्रयोग किया जाता है, और PCI जो है कनेक्टिव सिंबल के साथ प्रयोग किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में ये कॉमन आइसोलेट यानी समान एकल है। राउंड और लेवल यानी आवर्तन और स्तर का प्रयोग हुआ है। तो राउंड और लेवल का जो यूज जो है वो आपको कॉमन आइसोलेट में इसका यूज किया गया है, ठीक है। इसको कॉमन आइसोलेट सॉरी इसको कोलन क्लासिफिकेशन में इसका भी यूज किया है डॉक्टर SR रंगनाथन ने। कोलन क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है द्विबिंदु वर्गीकरण। राउंड जो होता है ना, एक ही पक्ष का एक से अधिक बार प्रयोग होना वो राउंड कहलाता है। जैसे आपको पता है कि कोलन में 5 ठो फंडामेंटल कैटेगरी है, जैसे PMEST बोलते हैं, P फॉर पर्सनालिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस और T फॉर टाइम। ये मेरे को प्रीवियस लेक्चर में बताया था मित्रों। तो इसमें जो है ना उसी का इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है आवर्तन यानी राउंड किसका होता है, तो PME का राउंड होता है। P फॉर होता है पर्सनालिटी, M फॉर होता है मैटर, और E फॉर होता है एनर्जी। P का जो कनेक्टिव सिंबल है वो आपका कोमा है, मैटर का कनेक्टिव सिंबल होता है वो सेमी कोलन है, और एनर्जी का कनेक्टिव सिंबल जो है वो कोलन है, ठीक है। रंगनाथन ने सबसे पहले इसी कोलन का यूज किया था, इसीलिए इसको द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति बोलते हैं। और पर्सनालिटी को रेसिड्यू मेथड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अवशेष विधि, ठीक है। स्तर यानी लेवल किसका होता है, तो PST का लेवल होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, P बता दिया आपको, P फॉर पर्सनालिटी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। स्पेस का कनेक्टिव सिंबल डॉट है और टाइम का कनेक्टिव सिंबल उल्टा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कमा है। तो P जो है ना, P का राउंड भी होता है और P का लेवल भी होता है, ठीक है। तो पर्सनालिटी का जो राउंड होता है वो 4 होता है, P1 P2 P3 P4। और मैटर का जो आवर्तन होता है वो 3 होता है, M1 M2 M3। और एनर्जी का जो राउंड होता है वो 2 होता है, E1 और E2। एनर्जी का यूज समस्या और समाधान के लिए किया जाता है। और PST देख रहे हैं, इसका लेवल होता है। देखिए पर्सनालिटी का 4 राउंड भी होता है और 4 लेवल भी होते हैं, यानी स्तर होता है, 1P 2P 3P 4P। और स्पेस का भी 4 आपका स्तर होता है, 1S 2S 3S 4S इस तरह के। लेकिन टाइम का 2 ही होता है, ठीक है, स्तर आपका। अगर ये P के पहले अगर ये लगा रहेगा इस तरह 1, तो ये आपका स्तर कहलाएगा। और अगर P के बाद ये रहेगा तो ये सब राउंड कहलाएगा। यानी इंडो अरेबिक नंबर का यूज जो PMEST के पहले यूज किया जाता है, जैसे P के पहले इंडो अरेबिक नंबर लगा दिए 1, तो ये आपका हो जाएगा राउंड। लेकिन अगर PMEST के बाद इंडो अरेबिक नंबर का यूज किया जाता है, जैसे P2 P3, ये सब देख रहे हैं, ये आपका क्या लेवल है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि PMEST का ही राउंड और लेवल होता है, और P का 4 लेवल होता है, मैटर का जो है वो आवर्तन होता है 3, और एनर्जी का भी आवर्तन होता है 2। लेकिन पर्सनालिटी का आवर्तन और लेवल दोनों होता है। पर्सनालिटी का 4 स्तर होता है और स्पेस का भी 4 स्तर होता है, लेकिन टाइम का 2 ही स्तर होता है, यानी लेवल होता है। इन सब का यूज कोलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा किया बनता है। कॉल नंबर का हिंदी होता है क्रमांक संख्या। तो कॉल नंबर जो है ना वो क्लास नंबर यानी वर्गांक संख्या, बुक नंबर यानी ग्रंथांक संख्या, कलेक्शन नंबर यानी संग्रहांक संख्या, इन तीनों को मिलाकर के कॉल नंबर बनता है, ठीक है। पुस्तक की ये एक पहचान होती है, ठीक है। विषय यानी सब्जेक्ट के कितने टाइप है अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी साइंस में। तो लाइब्रेरी साइंस में जो विषय या सब्जेक्ट के जो टाइप है 3 है। आपको पता है कि पहले बेसिक सब्जेक्ट होता है, फिर कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, और फिर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। तो बेसिक सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ये सब देखिए एक विषय से रिलेटेड है, तो ये सब आपका बेसिक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसी बेसिक सब्जेक्ट का किसी एकल हो, जैसे एग्रीकल्चर ऑफ राइस,
एग्रीकल्चर ऑफ राइस, इसमें बेसिक सब्जेक्ट क्या है? एग्रीकल्चर। और इसका एकल क्या है? राइस। राइस है, तो एग्रीकल्चर ऑफ राइस नाम के मान लीजिए कोई बुक रहेगा तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी संयुक्त विषय। और तीसरा जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी जटिल सब्जेक्ट, वो दो बेसिक सब्जेक्ट से मिल करके बनता है। जैसे जैसे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री को मिला दीजिएगा तो एक नया सब्जेक्ट बनेगा बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी भी एक मौलिक सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री भी एक मौलिक सब्जेक्ट है यानी बेसिक सब्जेक्ट है। दोनों को मिला दिए तो एक नया सब्जेक्ट बना जिसको बोल रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये बायोकेमिस्ट्री जो है ये एक जटिल सब्जेक्ट यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। समझे? दो बेसिक सब्जेक्ट से एक नया सब्जेक्ट उत्पन्न होता है, उसको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का 3 टाइप हुआ, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट किसी एक विषय विशेष से संबंध रखता है, जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। और किसी बेसिक सब्जेक्ट के एकल से उत्पन्न जो सब्जेक्ट होता है उसके कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर ऑफ राइस। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फिजिक्स, तो ये फिजिक्स का ही पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कंपाउंड हो गया। और दो बेसिक सब्जेक्ट मिलकर एक नया सब्जेक्ट बन जाता है तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं, जटिल विषय। जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मिलकर के एक नया सब्जेक्ट बनाया बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हुआ। कोलन वर्गीकरण के फर्स्ट एडिशन में कुल कितना पेज था? तो 307 गो पेज था। कोलन जो क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, द्विबिन्दु वर्गीकरण होता है कोलन क्लासिफिकेशन का हिंदी। इसमें कुल 307 पेज था। ये कुल 3 भागों में था। पहला भाग था रूल, दूसरा भाग था शेड्यूल और तीसरा भाग था आपका इंडेक्स। रूल मतलब नियम, शेड्यूल में होता है अनुक्रमणिका, ठीक है। और इंडेक्स का मतलब जानते हैं आप लोग हिंदी। तो सबसे ज़्यादा जो पेज था ना वो शेड्यूल में ही था, 135 से ऊपर ही के आसपास पेज था। रंगनाथन को उपाधि मिली है, रंगनाथन साहब को बहुत सारी उपाधि मिली है। इनको लाइब्रेरी साइंस का जनक मानते हैं भारत में। इनको राव साहब को उपाधि मिली थी 1937 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से। पद्म पुरस्कार इनको मिला है 1957 में, पहला पद्म पुरस्कार इन्हीं को मिला था भारत में। और अब तक कुल 6 लोगों को पद्म पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें आपका रंगनाथन है, जो पीएन कोला है, बीएस केशवन है, एन.के. वेंकटरमणिया है। अभी हाल फिलहाल में भी मिला एक को आचार्य लक्ष्मण का कैसे को के हैं। डीलिट यानी डॉक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के भी सबसे बड़ा उपाधि होता है डॉक्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इनको सबसे पहले जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा इनको 1947 के आसपास ये उपाधि मिली थी। रंगनाथन चूंकि 1945 से 1947 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम किया था, मोरिस गायर के ये जो थे ना उनके कहने पर। और इनको पुस्तकालय विज्ञान का राजकुमार भी बोलते हैं, मोरिस गायर के द्वारा इनको उपाधि दिया गया है। डॉक्टर ज्ञान जगत को कुल कितने भागों में बांटा गया है? डीडीसी मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फर्स्ट एडिशन डीडीसी का 1876 में आया था। अमेरिका के मेलविल डेवी ने इसको बनाया था। अब तक कुल 23 एडिशन आ चुका है डीडीसी का। 23वां एडिशन 2011 में आया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो डीडीसी में जो ज्ञान जगत है यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, उसको कितना भाग में बांटा गया? तो उसको 10 मेन क्लास में बांटा गया है, 10 मुख्य क्लास। मेन क्लास समझते हैं ना, जैसे 000 वो जनरलिटी का मेन क्लास है, ठीक है। 300 ये सोशल साइंस का मेन क्लास है। 900 ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का मेन क्लास है ना इस तरह। 400 ये लैंग्वेज का मेन क्लास है। 500 ये आपका साइंस का मेन क्लास है, ठीक है। तो डीडीसी में जितने भी विषय है उसको कोड दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइंस, जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का बुक आया तो हिस्ट्री का बुक का क्लास नंबर किसमें मिलेगा? 300। सोशल साइंस में जाइए, नहीं तो 900 हिस्ट्री का ही है। तो इस तरह कोडिंग करते हैं। तो इस तरह 10 मेन क्लास है। पूरे विषय को 10 मेन क्लास में बांट दिया गया है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यही है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम मौलाना मजरूल हक बिलिश डोल एग्जाम का आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस के लिए डीडीसी में कौन सा मुख्य वर्ग है? तो प्योर साइंस के लिए डीडीसी में जो मेन क्लास दिया गया है वो 500 है।
ये मेन क्लास है साइंस का। अब साइंस का जितना भी विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उन सभी का अगर आपको क्लास नंबर ढूंढना है तो ये 500 मेन क्लास में जाइए, सबका क्लास बना बनाया आपको मिल जाएगा वहीं से। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लिए डीडीसी में कौन सा अंक दिया गया है, यानी उसका मेन क्लास कौन सा है? तो उसका मेन क्लास है 300 सोशल साइंस। ये डीडीसी में मेन क्लास दिया गया। अगर मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस है ना, ये एक सामाजिक विज्ञान का विषय है, चाहे कोई सामाजिक विज्ञान का विषय हो, अगर आपको उसका क्लास नंबर बनाना है तो आप 300 में जाइए, उसमें बना बनाया अंक मिलेगा, वहाँ पर आपसे उठा के लेकर रख दीजिए, ये आपका क्लास नंबर बन गया डीडीसी में। नेक्स्ट, इतिहास यानी हिस्ट्री विषय के लिए डीडीसी में कौन सा मुख्य वर्ग है? तो 900 जो है वो डीडीसी में हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ये मेन क्लास है, इसी में आपको जाकर ढूंढना है। नेक्स्ट, साहित्य के लिए यानी लिटरेचर के लिए डीडीसी में मेन क्लास यानी मुख्य वर्ग कौन सा है? तो लिटरेचर के लिए 800 में जाइएगा, चाहे आप हिंदी लिटरेचर, चाहे फ्रेंच लिटरेचर, चाहे इंग्लिश लिटरेचर, चाहे तमिल लिटरेचर, कोनो भी लिटरेचर से संबंधित आपको मेन क्लास ढूंढना है तो आप डीडीसी के 800 में जाइए, वहाँ पर बना बनाया मिलेगा, वहाँ से लिया कर रख दीजिए, मेन क्लास बन गया आपका, हो गया। नेक्स्ट, आर्ट यानी कला, कला के लिए मेन क्लास डीडीसी में कौन है? तो 700। आर्ट समझते हैं ना, जैसे चित्रकारी, पेंटिंग, ये सब आर्ट से है। तो इसके लिए कलमकारी, तो इसके लिए डीडीसी में मेन क्लास जो है वो 700 है, इसी में जाकर आपको ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, धर्म यानी रिलीजन, रिलीजन के लिए मेन क्लास डीडीसी में कौन दिया गया है? तो 200। इन सभी क्लास नंबर को आप 100 200 मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैथ नहीं है, ये आप क्लास नंबर बना रहे हैं। तो ये 200 बोलिएगा, 100 लिखा है तो उसको 100 बोलिएगा, 300 लिखा है तो उसको 300 बोलिएगा, 300 मत बोलिएगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में गलत माना जाएगा। तो धर्म के लिए 200 मेन क्लास है, किसी भी धर्म से संबंधित आपको मेन क्लास, जैसे इस्लाम का मेन क्लास क्या होगा, हिंदू का क्या होगा, पारसी का क्या होगा, जैन का क्या होगा, क्रिश्चियन का क्या होगा, बौद्ध का क्या होगा, जैन का क्या होगा, इन सबका अगर मेन क्लास ढूंढना है तो आप 200 में जाइए, सबका, इस्लाम का, हिंदू का, सबका मेन क्लास उसमें आपको मिल जाएगा बना बनाया। ओके। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, इसका मेन क्लास डीडीसी में कौन दिया गया है? तो 100। ठीक है, मान लीजिए आपको इंडियन फिलोसफी पढ़ना है, फ्रेंच फिलोसफी पढ़ना है, ठीक है, रशियन फिलोसफी पढ़ना है, तो सबका मेन क्लास है डीडीसी के 100 में जाइए, सबका मेन क्लास उसमें है। रशियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, साइकोलॉजी का भी मेन क्लास, सब कुछ इसमें दिया गया है। सामान्य कार्य यानी जनरल वर्ग का मुख्य क्लास यानी मुख्य वर्ग डीडीसी में कौन है? तो 000 है, यानी जिसका क्लास नंबर कहीं नहीं है उसका क्लास नंबर जनरलिटी में मिलेगा। जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस आप पढ़ रहा है, तो लाइब्रेरी साइंस जो है वो जनरलिटी में आता है, उसका जनरलिटी में जाएगा तो लाइब्रेरी साइंस का जो मेन क्लास होता है डीडीसी में वो 020 होता है। याद रखिएगा, लाइब्रेरी साइंस का डीडीसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, डीडीसी के अनुसार लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास 020 होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और कोलन में सिर्फ 2 होता है, कोलन से अगर लाइब्रेरी साइंस का मेन क्लास निकालिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 2, एक तो 2। नेक्स्ट, वर्तमान में डीडीसी का रख रखाव कौन करता है, मेंटेनेंस? तो डीडीसी का शुरुआत में तो मेलविल डेवी करते थे। मेलविल डेवी का ये पूरा नाम जान लीजिए, मेलविल डेवी का पूरा नाम है मेलविल लुईस कोसूत्र डेवी, मेलविल लुईस कोसूत्र डेवी, मेलविल लुईस कोसूत्र डेवी, ये मेलविल डेवी का पूरा नाम है। तो वर्तमान में डीडीसी का जो है ना 1988 से ओसीएलसी एक संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसका वर्तमान में नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ओसीएलसी का जो नाम है वर्तमान में
ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967 में बना था अमेरिका में, डबलिन में इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका का डबलिन में। जब ओसीएलसी बना था 1967 में, तो उस टाइम ओसीएलसी का नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। जब डीडीसी 1967 में बना था तब, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज हो चुका है। वर्तमान में ओसीएलसी का नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, और अभी ओसीएलसी का जनवरी 2025 तक इसका जो चेयरमैन है वो स्कीप पिचार्ड है। स्कीप पिचार्ड ओसीएलसी का चेयरमैन है, और वर्तमान में 1988 से डीडीसी का मेंटेनेंस जो है वो ओसीएलसी के द्वारा ही किया जाता है। ओसीएलसी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसका एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है वर्ल्ड कैट, WORLDCAT। वर्ल्ड कैट जो है वो यूनियन कैटलॉगी ओसीएलसी का ही प्रोग्राम है वर्ल्ड कैट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, डीडीसी में क्या बने बनाए दिया गया है? तो डीडीसी में जो बने बनाए मिलता है वो मेन क्लास, उसमें सिर्फ ये समझ लीजिए आपको हिस्ट्री का मेन क्लास निकालना है, तो जाइए 900, वो बना बनाया खाली उठा कर लिया कर रख दीजिए, ये बना बनाया है, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट इनमरेटिव स्कीम कहते हैं। इसमें लगभग बने बनाए सब कुछ मिला हुआ है। जो एडिशन आया हुआ है डीडीसी मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये दुनिया की पहली क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको मेलविल डेवी ने बनाया था। डीडीसी जो है वो प्योर नोटेशन बेस्ड है और ऑलमोस्ट इनमरेटिव स्कीम है, ये अमेरिका की है। और मेलविल लुइस कोसुत डेवी ने बनाया था। मेलविल डेवी को विश्व लेवल पर पुस्तकालय विज्ञान का जनक मानते हैं, लेकिन इंडियन लेवल पर पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर SR रंगनाथन को माना जाता है। तो मेलविल डेवी ने डीडीसी का निर्माण किया था। डीडीसी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला क्लासिफिकेशन स्कीम है। डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन आ चुका है, ठीक है। और जो 23वां एडिशन है 2011 में आया था। तो ये जो डीडीसी का जो 23वां एडिशन जो है, कुल 23 एडिशन, वो कब कब आया था उसमें ये आप देख लीजिए। इससे क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि डीडीसी का पहला एडिशन कब आया था, तो 1876 में आया था, ठीक है। डीडीसी बनकर तैयार 1873 में ही हो गया था, लेकिन पहला प्रकाशन इसका 1876 में मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। तो पहला जो एडिशन है वो आपका 1876 में होता है। फिर आपको अब देखिए दूसरा 1885, फिर आपका तीसरा 1888, चौथा आपका है 1891, फिर उसके बाद 94 है, फिर उसके बाद 99 है, आपका छठा एडिशन है। सातवां आपका देखिए 1911 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर आपका 1919 है, 22 है, 27 है, फिर आपका ये 32 है, फिर आपका ये 42 है। उसके बाद ये आपका है 1951 जो है वो 15वां एडिशन है। 15वां एडिशन का 2 बार आया था और इसको स्टैंडर्ड एडिशन भी बोलते हैं 15वां एडिशन को। और उसके बाद 16वां आया था 1952 में, फिर आपका आया था 1958, फिर आपको 1965, 71, 19वां एडिशन जो आपके सिलेबस में चलता है 1979। इसका बेंजामिन एक्वेस्टर संपादक था, इसमें 3385 पेज था 19वां एडिशन में डीडीसी के, ठीक है। फिर आपका 20वां जो है था 19, ये आपका देख लीजिए 1979, 21वां आपका देख लीजिए 1996, 22वां आपका 2003 और 23वां जो है वो आपका 2011 में आया हुआ है। ये डीडीसी का अब तक कुल 23 एडिशन। डीडीसी का वॉल्यूम देखिए, तो डीडीसी का जो 1 से 15 जो वॉल्यूम है वो एक खंड में आया हुआ है। वॉल्यूम समझते हैं ना, तीन जो तो जैसे मोटा मोटा 3 वॉल्यूम है, और डीडीसी का जो तीनों वॉल्यूम जो है वो अमेरिका से मंगाना पड़ता है। लगभग 19वां एडिशन आपका 8 से 9 हजार रुपए का है। डीडीसी का संक्षिप्त एडिशन भी आता है, एवरेज एडिशन भी आता है। तो डीडीसी का अब तक 15 संक्षिप्त एडिशन भी आ चुका है, ठीक है। पहला जो संक्षिप्त एडिशन जो था डीडीसी का वो 1895 में आया था, और 16 और 17 का जो वॉल्यूम है वो 2 वॉल्यूम में आया था, और 18 और 19 जो है वो 3 वॉल्यूम में आया था, और 20 से लेकर 23 जो है वो 4 वॉल्यूम में आया हुआ था। अब डीडीसी का थोड़ा कॉपीराइट देख लीजिए, तो किसके पास कॉपीराइट था? 1 से 15 जो कॉपीराइट था वो मेलविल डेवी के पास ही था, ठीक है। 11वां का जो कॉपीराइट था वो लाइब्रेरी ब्यूरो का सपना
82 ईस्वी में मेलविल डेवी ने किया था। और 12, 13, 14, 15, 16 का जो कॉपीराइट था वो लेक प्लेसिड क्लब, इसका भी स्थापना मेलविल डेवी ने किया था। यहीं पर मेलविल डेवी का मृत्यु हुआ था 1931 ईस्वी में। लेक प्लेसिड क्लब में इसका स्थापना 1895 में किया गया था। लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना 1895 में मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। लाइब्रेरी ब्यूरो की स्थापना 1882 ईस्वी में मेलविल डेवी के द्वारा ही किया गया था। तो 12 से लेकर 16 तक का डीडीसी का कॉपीराइट लेक प्लेसिड क्लब के पास था। फिर 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ इसका कॉपीराइट फॉरेस्ट प्रेस के पास था। और 22, 23 जो कॉपीराइट था वो ओसीएलसी के पास था। ओसीएलसी मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, स्थापना 1967 में किया गया था। वो यू स्टेट लाइब्रेरी था, वर्तमान में इसका नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो इसी से क्वेश्चन बने, जैसे दे देगा कि 17वां एडिशन का जो कॉपीराइट किसके पास था, डीडीसी का, तो फॉरेस्ट प्रेस के पास था। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन दे देगा कि लेक प्लेसिड क्लब के पास किस किस एडिशन का कॉपीराइट का अधिकार था, तो ऑप्शन में 12, 13, 14, 15 ये सब है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। 11वां एडिशन किसके पास कॉपीराइट था, तो लाइब्रेरी ब्यूरो का। संपादक जो है डीडीसी का एडिटर, तो 1 से लेकर 3 तक का जो एडिटर थे वो खुद मेलविल डेवी ही थे। फिर से 4 से लेकर 10 तक का जो एडिशन था 7 बार किया था सेम्यूर। और डीडीसी का सबसे ज्यादा एडिशन जो किया है वो सेम्यूर ने किया है, कुल 7 एडिशन का संपादन किया है। ठीक है, 4 से लेकर के 10 एडिशन तक। क्वेश्चन बनेगा कि छठा एडिशन का एडिटर कौन था, तो सेम्यूर था। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों, थोड़ा समझिए। और 11, 12, 13 का संपादक जो था वो डरकस गेजियल था। ठीक है, और 14वां का जो था आपका मैजनी एंड गेज ये था। 15वां का फॉर्ग्यूसन्स, ये क्वेश्चन आ चुका है बन के। 15वां एडिशन का एडिटर कौन था, फॉर्ग्यूसन। 16, 17, 18, 19 का संपादक कस्टर। डीडीसी का दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा एडिशन करने का जो अधिकार जो है वो कस्टर के पास है। यानी सबसे ज्यादा एडिटर सबसे ज्यादा बार एडिशन किया था वो क्या बोलते हैं, सेम्यूर ने, कुल 7 बार। उसके बाद सबसे ज्यादा डीडीसी का जो एडिशन किया है एडिटर जो है वो आपका कस्टर साहब है, जो 4 बार किए हैं, 16, 17, 18, 19। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि डीडीसी का 19वां एडिशन का एडिटर कौन है, तो बेंजामिन ए कस्टर है। ठीक है, 19वां एडिशन में कुल 3 वॉल्यूम है, 7 गो टेबल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पहला स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, पहला टेबल का नाम। फिर उसके बाद से है शेड्यूल से दूसरा एडिशन, दूसरा वॉल्यूम का नाम। और तीसरा वॉल्यूम का जो डीडीसी का है उसका नाम है रिलेटिव इंडेक्स। तो डीडीसी का 19वां एडिशन का 3 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम का नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा वॉल्यूम का नाम है आपका शेड्यूल, तीसरा वॉल्यूम का नाम है रिलेटिव इंडेक्स। और डीडीसी का 19वां एडिशन में कुल 7 वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद 20वां एडिशन का जो संपादक था वो जेपी कमरोनी था। ये भी क्वेश्चन बन के आ चुका है कि 20वां एडिशन का संपादक कौन था, जेपी कमरोनी। उसके बाद जो है दोस्तों 21, 22, 23 एडिशन का जो संपादक था वो मिचेल था, जॉन मिचेल करके था, वही संपादक किया था। 21 कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन ये भारत की फर्स्ट क्लासिफिकेशन पद्धति है जिसको एस.आर. रंगनाथन ने विकसित किया था। ये कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। कोलन क्लासिफिकेशन में कुल 27 मेन क्लास है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ए जो है वो साइंस के लिए है, बी फॉर मैथमेटिक्स, सी फॉर फिजिक्स, डी फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर केमिस्ट्री, एफ फॉर टेक्नोलॉजी, जी फॉर बायोलॉजी, एच फॉर जियोलॉजी, आई फॉर बॉटनी, जे फॉर एग्रीकल्चर, के फॉर जूलॉजी, एल फॉर मेडिसिन, एम फॉर यूजफुल आर्ट, एन फॉर फाइन आर्ट्स, ओ फॉर लिटरेचर, पी फॉर लिंग्विस्टिक, क्यू फॉर रिलीजन, आर फॉर फिलोसफी, एस फॉर साइकोलॉजी, टी फॉर एजुकेशन, यू फॉर जियोग्राफी, वी फॉर हिस्ट्री, डब्ल्यू फॉर पॉलिटिकल साइंस, एक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वाई फॉर सोशियोलॉजी,
और Z फॉर लॉ। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।